हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्टोरिकल टीवी पर। मेरा नाम अभिनव है और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग मौर्य वंश का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। प्राचीन भारत के सबसे महान वंश की बात करेंगे हम लोग, और मौर्य वंश के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे कि इसका संस्थापक कौन था, इसका आखिरी समय कब तक था रूल करने का, और फिर कैसे ये रूल करने आया, कैसे इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके सारे रूलर के बारे में जानेंगे, किंग के बारे में कि इसमें कौन कौन राजा आए रूल करने। तो अब शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का फाउंडर था। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि फाउंड कैसे किया। सबसे पहले तो इसने घनानंद जो था वो बहुत ही अनपॉपुलर रूलर, क्रूर रूलर था जो मगध पे राज करता था। और एक दिन कुछ हुआ, चाणक्य गए थे घनानंद के कोर्ट में। तो जब वो कोर्ट में गए तो चाणक्य उन्हें सलाह दे रहे थे। तो फिर जो घनानंद था वो उनकी सलाह नहीं माना और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, और वहीं पे दरबार में ही उन्हें एक लात मार दी। तो उसी समय चाणक्य ने प्रण लिया था कि मैं तुमसे तुम्हारी गद्दी छीन कर रहूंगा, तुम्हें मगध के राजा से हटा के रहूंगा। तो फिर वो चले गए चंद्रगुप्त मौर्य को खोजने, मतलब एक ऐसे रूलर जो घनानंद को हरा सके। तो वो चले गए एक ऐसे रूलर की खोज में। तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही, मतलब बच्चे से ही उसमें एक किंग की एबिलिटी थी, मतलब उसके किंग के जैसा बर्ताव करता था वो सब पे, मतलब राजा की तरह रूल करता था। जब वो खेल रहा था तो वो राजा ही बना था, गेम खेल रहा था तो वो राजा बना था। तो उसी की, मतलब देख के उसको चंद्रगुप्त चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और चंद्रगुप्त मौर्य को उनके माता पिता से खरीद लिया 1000 रुपये देकर। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में स्टेब्लिशमेंट हो गया था मौर्य वंश का। घनानंद को हराकर इसने मौर्य वंश का स्टेब्लिशमेंट कर लिया था। तो मौर्य वंश 322 सी में स्टेब्लिश्ड हो गया था, और फिर लड़ाइयाँ होने लगी। फिर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। मगध को तो उतनी लड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में, क्योंकि मगध तो पहले से ही बहुत बड़ा राज्य था, बड़ा राष्ट्र था। तो उसे धनानंद ने बहुत एक्सपैंड कर दिया था, तो उतनी लड़ाइयाँ करनी नहीं पड़ी। तो एक कलिंग बस बचा था। तो कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हमला किया तो वो नहीं जीत पाया। उसके सन ने भी हमला किया बिंदुसार, वो भी नहीं जीत पाया। लेकिन लास्ट में अशोका अशोका ने कलिंग को जीत लिया, और ये अशोका की फर्स्ट एंड लास्ट बैटल थी राजा बनने के बाद। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिंदुसार मौर्यन एम्पायर का दूसरा रूलर था, ग्रेट रूलर था। इसने वैसे तो कुछ किया नहीं, कलिंग पे किया था अटैक, तो वो जीत नहीं पाया था क्योंकि उस समय का कलिंग बहुत ताकतवर था। दोस्तों, कलिंग मतलब उड़ीसा, जो अभी प्रेजेंट में उड़ीसा है उसे पहले कलिंग बोला जाता था। तो कलिंग उस समय बहुत ताकतवर था, इसलिए बिंदुसार उसे जीत नहीं पाया। लेकिन इसने अपने ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे किए, बहुत ही फॉरेन कंट्रीज के साथ। और बिंदुसार जो था वो अशोका को उतना प्यार नहीं करता था, मतलब अशोका, मतलब काला होने के कारण अशोका को उतना प्यार नहीं करता था। अपने दूसरे बेटों को वो ज़्यादा प्यार करता था, और वो चाहता था कि अशोका राजा नहीं बने, दूसरा उसका बेटा सुशीम राजा बने। तो इसीलिए अशोका को अपने भाइयों को मारकर राजा बना। वैसे तो कहा जाता है कि
अशोका 100 भाइयों को मारकर राजा बना था, क्योंकि 3 साल इसने वॉर किए थे राजा बनने के लिए। 272 सीई में बिंदुसार अपनी राजगद्दी यानी राजा पद छोड़ दिया था और चला गया था वन में। तो 369 में अशोका राजा बना। तो 3 साल इसने क्या किए? 3 साल इसने लड़ाई की अपने भाइयों के साथ और उन्हें मारा, और उसके बाद ये राजा बना। तो दोस्तों, अशोका बहुत ही पहले तो उसे चांडाल अशोका बोला जाता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं, तो उसने अपने हक के लिए लड़ा, क्योंकि अशोका ही राजा बनता, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई था। अशोका एक ही वॉर लड़ा था, कलिंग वॉर। ये वॉर अशोका के जीवन की पहली और आखिरी वॉर थी। तो कलिंग वॉर इसने लड़ा था, उसमें इसने बहुत ही वॉर लड़ा जाता है तो बहुत सी प्रॉपर्टी सबका लॉस होता है, बहुत से खून बहते हैं। तो यही देख के अशोका को बहुत दुख हुआ और उसने बोला कि मैं अब धर्म को अपना लूंगा। तो उसने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को पूरे दुनिया में धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। श्रीलंका में भी भेजा था और ऐसे बहुत से कंट्री यानी राष्ट्र में भेजा था। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अशोका के बाद कोई इतना पॉपुलर रूलर आया नहीं मौर्य वंश का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अशोका के बाद कौन कौन से रूलर आए। एक चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से रूलर आए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर बिंदुसार, इसके बारे में भी बता दिया। अशोका, इसके बारे में भी बता दिया। और दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस किस रूलर ने कब से कब तक रूल किया है ये भी इसमें दिया है पूरे अच्छे से, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स में दिया है, लेकिन दिया है। और उसके बाद मैं बताता हूँ, अशोका के बाद धरस्थ आए थे। उन्होंने 232 बीसी से 224 बीसी तक रूल किया था। धरस्थ उतने पॉपुलर रूलर नहीं थे, इसलिए उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद संप्रति आए थे। इन्होंने भी ज़्यादा टाइम रूल नहीं किया था, 9 साल, 224 बीसी से 215 बीसी तक। फिर सलीशुका आए थे। उन्होंने 215 बीसी से 202 बीसी तक रूल किया था। उसके बाद देववर्मन आए थे। उन्होंने 202 बीसी से 195 बीसी तक रूल किया था। और उसके बाद सतवर्धन आए थे। उन्होंने 195 बीसी से 187 बीसी तक रूल किया था। और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ आए थे। बृहद्रथ 187 बीसी से 185 बीसी तक रूल किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बृहद्रथ की तस्वीर है। बृहद्रथ, देखिए मैं आपको बताता हूँ मौर्यन अंपायर का डिक्लाइन क्यों हुआ। क्योंकि अशोका के बाद तो उतने कोई पॉपुलर रूलर, ताकतवर रूलर आए नहीं, तो एक कारण ये था। और बृहद्रथ जो था उसका कमांडर पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ को मार दिया था और उसके बाद अपनी सुंग डायनेस्टी स्टार्ट कर ली थी। तो दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।